नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। इस कंप्लीट फिजिक्स कोर्स में हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, जाके आप चेक कर सकते हैं काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो आज दूसरा लेक्चर है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने पहला इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, जिसमें हमने देखी थी डेफिनेशन वगैरह देखी थी, और उसमें फिर सेकंड पॉइंट देखा था हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस F1। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने समझा था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख के हमने समझा था इसको। ठीक है, और हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था हमने मोशन और एंड रेस्ट। हमारे पास फिजिक्स में दो स्टेट होती है, एक रेस्ट होती है, एक मोशन होती है। ठीक है, उनको हमने समझा था। और जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, हमने टाइप्स फिर पढ़े थे। ठीक है, उसमें हमने ट्रांजैक्टिव इक्वेशंस भी देखी थी, और फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मोशन देखा था हमने। ठीक है, उसके कितने टाइप थे, 1D 2D एंड 3D। 3D वैसे आपके अपने जेईई नीट के चैनल में मतलब जेईई नीट के सिलेबस में है नहीं, तो हमने इसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने मेन चीज़ आपके लिए है वो 1D एंड 2D है। ठीक है ना, ठीक है। और फिर आगे पढ़ा था हमने पैरामीटर ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखे थे 5 पैरामीटर थे। ठीक है, पहला पैरामीटर था हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें हमने 4 कवर कर लिए थे, लास्ट में एक बचा था हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशंस है उनको आज पढ़ेंगे और उनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने 4 पढ़ लिए थे, लास्ट में बचा था हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन लास्ट बचा था। ठीक है, पैरामीटर ऑफ मोशन, जिसमें लास्ट एक्सेलरेशन बचा था, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी क्वांटिटी होती है लेकिन हम मोस्ट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब है हमारे पास अगर वेलोसिटी एक टाइम पर u थी और नेक्स्ट टाइम पर हमने देखा 2-3 सेकंड बाद, तो उसकी हो गई 2u। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसमें वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ गया कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो जितना वेलोसिटी में चेंज आया अपॉन टोटल टाइम, तो हम वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो जाता है हमारे पास m0 L1, मीटर का L1 आ जाएगा और t का आ जाएगा -2। ठीक है, ये था हमारे पास एक्सेलरेशन बेसिक। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़े थे स्पीड और वेलोसिटी में वगैरह देखे थे टाइप्स, ऐसे कैसे एक्सेलरेशन के एक बार टाइप देख लेते हैं, लिख लेता। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, पहला होता है हमारे पास एवरेज, इसमें भी वही टाइप है, इंस्टेंटेनियस, और तीसरा होता है यूनिफॉर्म, और लास्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, पहला क्या है, एवरेज है। इन सबको एक एक करके समझते हैं। सारा का सारा पिछले लेक्चर में हमने देखा था, ये सारी चीज़ें एज इट इज है, बस इसमें क्वांटिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि एवरेज की बात करो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास एवरेज। ठीक है, ये वेक्टर है, तो डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर, है ना। जहाँ पे अगर मैं इसको खोल के लिखूँ एवरेज, तो ये हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। यानी कि इतने टाइम इंटरवल बाद कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, वो आ जाएगा हमें क्या देगा, वो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, है ना। ठीक है, वो ये हमारे पास क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमने बताया था कि अगर इस जो टाइम है हमारे पास ये डेल्टा टी, इसको अगर बहुत छोटा कर दूँ,
किसी इंस्टेंट टाइम पर देखूँ तो वो हमारे पास जो टाइम इंटरवल हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बन जाएगा इंस्टेंटेनियस, क्या इसमें हमने बताया था मैथमेटिकली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी कि डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस आ गया, ये हो जाएगा डी वी वैक्टर अपॉन डी टी, क्योंकि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये किसी टाइम पर, ठीक है, ये क्या है, ये एट टी टाइम, यानी कहने का मतलब एक इंस्टेंट टाइम पर ये क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जैसे हमने देखा था वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्या होती है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास सेम टाइम इंटरवल में जो चेंज है वो सेम हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें कोई लिखने का ज़्यादा है नहीं कि सेम चेंज इन वेलोसिटी इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका उल्टा कि सेम टाइम इंटरवल अगर मैं लूँ तो इसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब नॉन सेम। ठीक है, इसमें कोई लिखने का सेंस नहीं है, तो एक बार ये लिख लो आप। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट। एक हमारे पास क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कहाँ पे चला, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कितने किलोमीटर से चला, 5 मीटर पर सेकंड से ये चला यहाँ पे। फिर क्या किया इसने, इस तरफ चला नॉर्थ में, कितने में, 5 मीटर पर सेकंड से चला। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ईस्ट में पहले चला कितना, 5 मीटर पर सेकंड और इतना चला। ठीक है, और इसको पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है, कहने का मतलब जो डेल्टा टी है वो 10 सेकंड है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एवरेज। ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने देखा था एवरेज का, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। हमने लिखा था v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हमें दिया है 10। ठीक है, v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आई कैप लूँ, इसको जे कैप लूँ, इसको माइनस आई कैप लूँ, इसको माइनस जे कैप ले लेता हूँ ना। ठीक है, बाद में हम डायरेक्शन देख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाता है, एवरेज हो जाएगा ये एवरेज। v2 वेक्टर कहाँ पे है, जे में है, कितना है, 5 जे कैप माइनस v1 कितना है, आई कैप में कितना है, 5 आई कैप अपन डेल्टा टी 10 आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा, वेक्टर लगा देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास -1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास स्लोप तो नेगेटिव बनेगी। ठीक है, स्लोप नेगेटिव बनेगी तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि जे में पॉजिटिव है 1/2 और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा होगा, 45। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूँ मैं, यानी कहने का मतलब ओ से ए पॉइंट तक इसका मैग्नीट्यूड देखूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, यह आ जाएगा √1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने वेक्टर रूल से निकाल दिया, तो हमारे पास ये 1/2 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, तो 1/2 यानी कि √2 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास जो आएगी ये कितनी आ जाएगी, 1/2। समझ में आया। तो ये था हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ये देखो ध्यान से देखो, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा था। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ पे लगा, इस तरफ लगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, कहने का मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो अगर मैं बॉडी कोई है जो मास मान लूँ तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ लगा ना, कहाँ पे लगा, फोर्स इस तरफ लगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल इस तरफ मुड़ गया। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो, ऐसे भी आगे हम एनएलएम पढ़ेंगे तब वहाँ पे तो क्या आएगा, मास का कंसेप्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे फोर्स देखेंगे कि मोशन, ये हमने क्या बोला था इनिशियल में
कि जो मोशन है हमारे पास, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे किस वजह से ये चेंज हो रहा है, हम सिर्फ पढ़ेंगे कि मोशन हो रही है और कितनी वेलोसिटी से हो रही है वगैरह वगैरह देखेंगे। लेकिन हमें ये मोशन कैसे चेंज हुई यहाँ से यहाँ पे, वो हम एनएलएम में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे इस तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब फोर्स इस तरफ लगाया होगा। तो बॉडी को अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊँ तो ये बॉडी ऐसे मूव कर लेगी, ठीक है ना। तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना लिख लो फटाफट। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये मेरे पास एक कार है जो जा रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, एक हमारे पास कार है जो v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, कहने का मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट करके, इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेटिंग हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग। वो जो गाड़ी है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेटिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास केस ये है कि इफ़, हमें डायग्राम बना देते हैं, यही गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, v वेलोसिटी से इस तरफ भी जा रही है, लेकिन अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ लग रहा है, पीछे, यानी कि ऑपोजिट में लग रहा है, ठीक है ना, ये मेरे पास ऑपोजिट में लग रहा है। तब क्या होगा कि जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि हम इसके अंदर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक पॉइंट, इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन बॉडी विल रिटार्ड या डी एक्सेलरेशन, यानी कहने का मतलब है वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का केस, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि एक्सेलरेट होगी ये गाड़ी, और अगर ऑपोजिट में है तो वो डी एक्सेलरेट होगी, यानी कि रिटार्डेशन होगा इसके अंदर। लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई और नीट पे, वो है हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, क्या है काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये कब वैलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आर वैलिड when acceleration is constant, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कि जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो इसकी काइनेमेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। काइनेमेटिक इक्वेशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यही सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्म में देखेंगे हम, एक स्केलर फॉर्म और एक देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म, ठीक है। स्केलर फॉर्म में देख लेते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन v = u + at, सिंपल है। दूसरा है हमारे पास s = ut + ½
AT²। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास V² = U² प्लस 2AS। और फोर्थ इक्वेशन एक्चुअल में इससे ही मिलकर बनी होती है, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये है nth टाइम के लिए, ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। वो है हमारे पास U प्लस A/2 2n-1, ठीक है। ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में थी, जिसके अंदर कोई वेक्टर नहीं लेते हम, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनी, और जब वेक्टर फॉर्म लेते हैं तब हम यहाँ पे लिखेंगे V वेक्टर = U वेक्टर प्लस A वेक्टर और P, ठीक है ना। ये हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी हो जाएगी हमारे पास S वेक्टर = U वेक्टर T प्लस हाफ A वेक्टर T², ठीक है। थर्ड हो जाएगी V², यानी कि V² को मैं लिखूँगा V = U वेक्टर U प्लस 2AS वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगी। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो हो जाएगी SNth, वो हो जाएगी U वेक्टर प्लस हाफ A वेक्टर 2n-1, ठीक है। 4 इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक एक इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हम काइनेमेटिक इक्वेशंस एक बार लिख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये इक्वेशन देखी, इसमें ये सब जो टर्म्स लिखे वो क्या है एक बार देख लेते हैं। जो हमारे पास U है वो है इनिशियल वेलोसिटी है। जो V है वो है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और जो हमारे पास A है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये हम इक्वेशंस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और हमारे पास जो S है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो SNth है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कौन सा, इन nth टाइम में, और T क्या है यहाँ पे, टाइम में, ठीक है। ये सारे जितने भी हम यहाँ पे लिखे हैं वेरिएबल्स, इनके सबके नाम है, ठीक है। कि यहाँ पे U हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, और V वेलोसिटी जो कि फाइनल होगी, A एक्सेलरेशन, T टाइम, S डिस्प्लेसमेंट, और SN है डिस्प्लेसमेंट है nth टाइम पे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो ये इक्वेशन कब लगानी है, ठीक है, कि अगर देखो इसमें सारी चीज़ें दी है, बच्चे हमसे पूछते हैं कि ये इक्वेशन कब लगाएं, किस क्वेश्चंस में किस टाइप की इक्वेशन लगाए, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसका रीज़न एक ही है कि सबसे पहले तो आप देखो कि डेटा आपको क्या दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है। डेटा क्या दिया है सबसे पहले वो देखो, ठीक है। फिर आप देखो कि आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है। और फिर देखो कि आपको जो इक्वेशंस है उसमें टर्म कौन कौन से हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ, अगर मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वेलोसिटी दी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम फाइंड करना है। तो इसमें क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल और एक्सेलरेशन, और हमें टाइम फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देख सकते हो क्या ये इक्वेशन मैं लगा सकता हूँ ना, ठीक है। तो आपको मतलब जो है वो ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है ना, कि आपको क्वेश्चंस क्या दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस को देखना है, और वेरिएबल में कौन कौन से लगा सकता हूँ वो देखना है, ठीक है। और दूसरा रहता है कि अगर आपसे इक्वेशंस नहीं लगा पा रहे हो तो इनिशियल में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी बने और फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर सको, ठीक है ना। तो ये एक एक चीज़ करके देखते हैं हम, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये कहाँ से फार्मूला आया है, ठीक है। अभी हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। इसमें देखा एक तो हमने S = UT प्लस हाफ AT², और एक देखा SNth = U प्लस हाफ A 2n-1। इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास पहला फार्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, वो ये फाइंड करने के लिए होता है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ से चला एक पार्टिकल U वेलोसिटी से, ठीक है, यहाँ से कितना चला, यहाँ तक चला, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, S, ठीक है, कितने टाइम में, T टाइम तक। यहाँ पे T = 0 था टाइम,
यहाँ से चला और यहाँ तक आया। इसका एक्सेलरेशन क्या था, ये था, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन था और ये कांस्टेंट था, u से चला और t टाइम तक चला, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये डेटा दिया है कि u से चला और ये एक्सेलरेशन से चला और t टाइम तक चला, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्या फार्मूला कह रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड लगा होगा, यहाँ से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और आगे भी जैसे मान लो ये 5 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि आप तीसरे सेकंड में कितना चले। ऐसे मान लेते हैं एग्जाम के लिए कि यहाँ पे n की वैल्यू मैं 3 मान लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि s3nth यानी कि तीसरे सेकंड में आप कितना ट्रैवल किए। ये हमें जो डिस्टेंस देता है वो थर्ड, यानी कि थर्ड। समझ में आ रहा है कि आप तीसरे सेकंड में, पर्टिकुलर 1 सेकंड होता है, जैसे कि ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे टाइम चला, तो इस सेकंड में ये कितना चला, ये हमें इस फॉर्मूले से यूज़ करना है। और ये फॉर्मूला क्या है कि हम इनिशियल से कितना टोटल चले, ठीक है। तो इसको डेराइव कैसे किया गया, ध्यान से देखना एक बार। अगर मुझे nth का निकालना है तो इसको मैं ले लेता हूँ कि यहाँ से हमारे पास ऐसे करते करते ये आ जाएगा यहाँ से nth, ठीक है। कौन सा सेकंड है, nth सेकंड है, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आगे वाला n-1 सेकंड, ठीक है ना। तो nth सेकंड का मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। कौन सी फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस, जो कि क्या होगी, s-nth होगी। ध्यान से देखना, ये कौन सी होगी, s-nth, वो फाइंड करनी है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लगा के ये फाइंड नहीं कर सकता क्या? क्या करूँगा मैं, पहले सबसे पहले यहाँ से m के लिए निकाल दूंगा, t इक्वल टू n के लिए निकालूंगा तो ये पूरी आ जाएगी। अगर ये इक्वेशन लगाओ तो ये पूरी आ जाएगी। और अगर मैं इसमें से ये वाली घटा दूँ, n-1 वाली, ये जो n-1 वाली ये घटा दूँ यहाँ से, तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो s-nth होता है वो होता है s-n-1, यानी कि जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये n वाला निकाल लो, उसमें से ये n-1 वाला टाइम वाला घटा दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो कि s-nth है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे यहाँ से कि s-nth इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा u, n के लिए टाइम क्या हो जाएगा t, ठीक है ना। यहाँ पे ये t के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे t हो जाएगा प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, sn, और माइनस में कर दोगे u n-1, सॉरी यहाँ पे t की जगह पे n करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे n-1 हो जाएगा प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये s-nth वाली इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये एक बार देख लो और लिख लो फटाफट, ठीक है ना। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ कार एक्सलेटिंग फ्रॉम द रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक हमारे पास कोई कार है, ठीक है, एक कार मान लेते हैं, यहाँ से चली, मान लो यहाँ तक आ गई, ठीक है। यहाँ से कितने एक्सेलरेशन से चल रही है ये, a इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास डेटा दिया है फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम तक चली होगी। देन इट रिटार्डेशन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब ये यहाँ तक चली, ठीक है, इसका टाइम मान लेते हैं t, यहाँ तक चली कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ होगा, एक्सेलरेट गाड़ी हुई है, यानी कि आपको पता है कि जब ये रेस्ट से चली है, यहाँ पे u कितना है, 0 है, और इस बॉडी का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v, ठीक है, यहाँ पे t टाइम। अब क्या बोला है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इसका कम टू रेस्ट, यानी कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो v फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई, यानी कि रेस्ट पे आई होगी, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, हम माइनस लेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसने पूछा है कि इट इज़ रिमेन्स इन द मोशन ऑफ 3 सेकेंड, यानी कि ये पूरी है, ये कितना सेकंड तक चला था, 3 सेकंड तक पूरा मोशन, ठीक है। तो ये अब अगर मैंने t माना तो ये कितना हो जाएगा, 3 - t हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया है डेटा, और मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार,
सबसे पहले तो देखो ये कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे अटेंड की हुई होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, पहले तो 0 थी, एक्सेलरेट हुई, ठीक है। कहने का मतलब ये टाइम के साथ में क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पे आगे इन्होंने मान लेते हैं कि इस टी टाइम तक वेलोसिटी इंक्रीज की, ठीक है, वी की, ठीक है। अब क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब आपको पता है ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब इससे जो वेलोसिटी आएगी वो तो कम ही आएगी। तो क्या यही मैक्सिमम स्पीड हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो हमारे पास ये है, वो क्या हो जाएगी, वी मैक्स, और मुझे यही फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखना अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखो टाइम है, ठीक है, इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, तो आप पहली इक्वेशन लगा दो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन में लगाता हूँ, हमारे पास पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, क्या हो जाएगी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v हमारे पास जो है वो फाइनल हो जाएगा, जो कि मैक्स है, ठीक है। अब u की वैल्यू कितनी है, 0 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और टाइम t। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं क्या ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन थी ये क्या इस a पॉइंट से, ये हमारे पास b है, ये c है, ठीक है। क्या मैं इस इक्वेशंस को a से c तक लगा सकता हूँ क्या, जितनी भी अभी हमने इक्वेशंस लिखी थी 3, क्या मैं a से 3 तक एक साथ क्या इस तीनों इक्वेशन को लगा सकता हूँ क्या, मैं नहीं लगा पाऊँगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना a से b तक तो जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये तो कांस्टेंट है ही, a और b के बीच में तो कांस्टेंट है, लेकिन b और c के बीच में है वो a और c के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब क्या ये a से c तक क्या पूरा 2 है क्या, या पूरा -4 है क्या, नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो या तो मैं a और b के बीच में लगा सकता हूँ या b और c के बीच में लगा सकता हूँ। मैं a और c के बीच में नहीं लगा सकता, अलग अलग लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ना कि इस पूरे के बीच में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हमने सबसे पहले a और b से हमारे पास ये एक इक्वेशन आई। अब मैं क्या निकालता हूँ, ये b और c से। ध्यान से देखोगे जो v मैक्स है वो इस सेकंड पार्ट के लिए u इनिशियल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जो ये u2 है, कहने का मतलब जो सेकंड पार्ट है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या वो वही v मैक्स हो जाएगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एक कंक्लूजन आता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं इक्वेशंस लगाता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा v फाइनल इजिकल टू इनिशियल क्या है, u2 प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ से v फाइनल कितना है, 0 है, u2 कितना है, v मैक्स है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, -4 है, और टाइम कितना है, 3 - t है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बनेगी v मैक्स इजिकल टू, इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो 12 - 4t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो कि v मैक्स और v मैक्स इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम डायरेक्ट इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो हमारे पास बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है ना। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। ध्यान से देखो कि इक्वल करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2t, और इसको इस साइड भेजूँगा 60 हो जाएगा, और 60 को 6 को नीचे भेजूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास टाइम ये आ गया। अब आपको क्या निकालना था, v मैक्स निकालना था, तो टाइम की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दिया, इसमें करोगे, बात वही है। तो हमारे पास v मैक्स आ जाएगा 2 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो आपका ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो सवाल को ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो डेटा क्या दिया है, किन किन के बीच में मैं इक्वेशंस लगा सकता हूँ। जैसे कि बच्चे डायरेक्ट क्या सोचते हैं कि मैं ए और सी के बीच में लगा दूंगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और बी और सी के बीच में है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बाकी ए और सी के बीच में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 से फिर -4 हो गया, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, एक्सेलरेशन वर्सेज वेलोसिटी वर्सेज टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो कैसा बनेगा, एक बार देखना, ठीक है। पहले कितनी है वेलोसिटी, ये हमारे पास टाइम वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये टाइम के रेस्पेक्ट में ये तो पूरा कांस्टेंट है, और कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली, जैसे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है, ये मैक्सिमम हुई होगी किसी टाइम पर, और टाइम वो कौन सा था, t इजिकल टू 2 सेकंड पर, ठीक है ना। यहाँ टाइम इजिकल टू 2 सेकंड पर मैक्सिमम होगी। और फिर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अगर आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं और अगर ग्राफ पूछ ले तो आप ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है ना।
अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना तो आप ग्राफ इजीली देख सकते हो, ठीक है ना। बच्चों को क्या होता है कि ग्राफ ये समझ में नहीं आते, ये क्या समझ बैठते हैं कि जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेज मैं बताऊँ तो ये जैसे इसको रास्ता समझ बैठते हैं, ये रास्ता नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे है। कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये ऐसे है तो ये पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, ये ग्राफ है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर इन सब की वेलोसिटी क्या है, जैसे कि t इजिकल टू 1 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड, 3 पर ये है ये। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि आपको दिख रहा है पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ रही, बच्चे ऐसे मान लेते हैं। तो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने पूछा तो ये तो ऊपर चढ़ेगी तो गाड़ी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना। अरे भाई ये कोई ढलान नहीं है, ये ग्राफ है। ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझना नहीं है आपको, एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। आप ये ऐसे सवालों को आप खुद से ट्राई करो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक सवाल, तो आप पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर आप देखो कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका देखो बच्चे पूछते हैं कि ऐसे इक्वेशंस को हम अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशंस को हम अप्रोच नहीं कर पाते तो रीज़न एक ही है, रीज़न एक ही है कि आप खुद से दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको पहले सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जितनी भी यहाँ पे डेटा दिया है वो लिख लो और डेटा को देखो, एनालिसिस करो आप इक्वेशन से कि मैं इसमें कौन कौन सा इक्वेशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये देखा, जैसे ये वाला केस है कि इसमें मेरे को u = 0 दिया है, v फाइनल मुझे फाइंड करना है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम मैंने लिख दिया, तो मैं इसमें इक्वेशन पहले लगा दूंगा। ऐसे कैसे यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप वो ऐसे अप्रोच करना है सवालों को, ठीक है। और कभी कभी जैसे होता है कि चलो ठीक है कि आपको ऐसे अप्रोच करना नहीं आता है तो कुछ सवाल होता है इनिशियल में आप देख लो, फिर आप खुद से ट्राई करो और बाद में क्या करो, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करो। जितनी आप इस सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा अपने आप, फिर अपने आप दिमाग खुल जाएगा कि इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है, ठीक है ना। तो ये एक बार लिख लो सवाल और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। एक हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि एक कोई गाड़ी है, यहाँ से v1 वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v2 है, इसके मिड में बिल्कुल, ठीक है, इसके मिड में यही गाड़ी है, इसके मिड में बिल्कुल आपको क्या बतानी है, जो v आएगी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर मैं इस पूरे को कितना मानूँ, x मानूँ डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी x/2 और ये कितनी हो जाएगी x/2, ठीक है ना। तो इस आपको इनिशियल में दिए है वेलोसिटी v1, ठीक है, और फाइनल दिए v2, और इसके बीच में मिड पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है v है, तो इस v की वैल्यू फाइंड करनी है v1 और v2 के टर्म्स में, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे अप्रोच, ध्यान से देखना। यहाँ पे फाइनल दिए, यहाँ पे क्या दिए, इनिशियल दिए। तो पहले तो सबसे पहले देखो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट दिया है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या दिया है, इस पूरे में कांस्टेंट दिया है, तो मैं पूरे के लिए भी लगा सकता हूँ इक्वेशंस, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, इस दोनों के बीच में लगाता हूँ। ये A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है और ये C पॉइंट, ठीक है। तो मैं पहले 4AB के लिए मैं इक्वेशंस लगाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस आप देखो ध्यान से, फाइनल, इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊँ, एक्सेलरेशन भी दिया है। थर्ड इक्वेशंस, ठीक है, थर्ड इक्वेशंस क्या थी, u + 2a, यही है ना इक्वेशंस। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास v कितना दिया है, v², इनिशियल कितना दिया है v1² + 2a, s कितना दिया है x/2, ठीक है, x/2, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कभी भी फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूले डेराइव करने हैं, ठीक है, तो जो आप खुद से मान रहे हो, क्या आप जो खुद से क्वांटिटी मान रहे हो, जैसे मैंने ये x/2 लिखा, x/2 ये x माना, ठीक है, वो फॉर्मूले में नहीं आना चाहिए। और फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, जो आपको डेटा दिया है वो फॉर्मूले में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। 4 कौन सा बात ले लेते हैं अब, BC। हमारे पास BC से हो जाएगा लास्ट v2² = v1² + 2a x/2, ये इक्वेशन बनेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको घटा सकते हो ना, घटा दो, इक्वेशन नंबर 1 - 2 कर दो, ठीक है। तो 1 - 2 करोगे, देखो इक्वेशन 1 - 2, तो 1 में से 2 को घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास
वी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, है ना। तो हमारे पास इसको इस साइड भेज देता हूँ और इसको इस साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर इजिकल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। तो v आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इक्वेशंस को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो डेटा क्या दिया था, इनिशियल दिया, फाइनल दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्सप्रेशन दिया, डायरेक्ट मेरा दिमाग गया थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशंस में वही दिया है, जो भी वेरिएबल दिए वही दिए, इनिशियल दिए, फाइनल दिए, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेरेशन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। और जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, वी जो भी बीच में होगी कितनी होगी, अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन था, लिख लो लिख लो। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है इन अ कार रेस कार ए टेक्स अ टाइम ऑफ t सेकेंड लेस देन कार बी एट द फिनिश। देखो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होगा कि हमारे पास एक कार रेस है, रेसिंग हो रही है, ठीक है, जिसमें कार ये ए रही, ठीक है ना, ये ए कार है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई बी कार, कहाँ से चल रही है, यू इजिकल टू, इसमें लिखा गया है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ए से चल रही है, ये भी यू इजिकल टू 0 से चल रही है, स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। जितना भी डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं एस चला, ये भी एस चला, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि टाइम टी लेस देन बी से, यानी कि जो टाइम बी में लगता है, मान लेते हैं मैं टी कैपिटल मान लेता हूँ, ठीक है, टी टाइम इसको लगता है, तो ये क्या लगेगा, टी माइनस टी। इसको आने में यहाँ से कितना टाइम लगेगा, टी माइनस टी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टी लेस देन लगता है और पास इज द फिनिशिंग पॉइंट वी मोर देन द कार बी। कहने का मतलब ये, आपको पता है अगर ये टाइम कम लगा है यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और क्या बोल रहा है कि कितनी ज़्यादा है, v ज़्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे v डैश है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v डैश प्लस v। ये हमारे पास डेटा दिया है, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी फाइनल कितनी है, v डैश प्लस v, टाइम कितना लगा इसको, t माइनस टी, और v डैश और इसका t लगा। अब क्या बोला है इसने, ठीक है, एज्यूम दैट द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूज इन दोनों का 0 है एंड ट्रेवल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। ये कितना से चल रही है, ये जो हमारे पास है वो a1 से चल रही है और ये है a2 से चल रही है। देन प्रूव दैट ये कि हमारे पास v इक्वल टू अंडर रूट a1 a2 और t। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन दोनों का दिया है, फाइनल दिया है, इनिशियल दिया है, टाइम दिया है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस लगा सकते हैं कि नहीं, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दिए ना, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, मान लिया कि इक्वली होगा दोनों, इसका मान लेते हैं एस ए और इसका मान लेते हैं एस बी, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ध्यान दो इधर, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो हमारे पास इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए सिंपल बन जाएगा इस इक्वेशन एस ए इजिकल टू क्या बन जाएगी, सबसे पहले तो ये देखो एस ए इजिकल टू एस बी है, ये दिया, और ऐसे कितना हो जाएगा, ऐसे यू इसका 0 है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाफ ए वन दिया है और टी कितना दिया है, टाइम, टी माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आगे वाला टर्म यू टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू की वैल्यू 0 है तो वो 0 टर्म्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे कैसे एस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ए टू टी स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लिखते हैं, हमने थर्ड इक्वेशंस देखो, इनिशियल, फाइनल और डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, यहाँ से और टाइम भी दिया है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी दी। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसकी वी डैश प्लस वी इसका इजिकल टू 2 a एस ए, यहाँ पे A1। मुझे ये बताओ इसमें यू स्क्वायर भी तो था, तो यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल 0 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसा कैसे यहाँ पे हो जाएगा, वी डैश इसका इजिकल टू 2 और एस बी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका अंडर रूट ले लूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों का अंडर रूट ले लिया, सिंपल है। इन दोनों का अंडर रूट लेके मैं अगर इसको घटा दूँ, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 इक्वेशंस, ठीक है। 4 इक्वेशन से हम ये कर रहे हैं, देखना ध्यान से कि अगर मैं इसमें से इक्वेशन नंबर में से मैं थर्ड में से मैं क्या कर दूँ, -4 कर दूँ, इसमें से ये घटा दूँ तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा v, और ये क्या आएगा हमारे पास
ये आ जाएगा √2a1 ऐसे माइनस √2a2 SB। ये आ गई इक्वेशंस। अब देखो ध्यान से, ऐसे की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो और SB की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ऐसे और SB इक्वल है तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है ना, यानी कि मैं S के इक्वल कर देता हूँ। बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी पुट करो, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से मैं ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पुट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए रूट में, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे पुट करता हूँ तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आने में थोड़ी टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूँ कि SB की वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे A2 बन जाएगा, A1 A2, तो आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे, V = √2 × A1 और यहाँ से वैल्यू रखेंगे ½ A2 और t², ठीक है ना। और ऐसे से यहाँ से घटाओगे तो हमारे पास ये आ जाएगा √2 A2। अब हमारे पास वैल्यू रखनी है A1 वाली, ½ A1 t - स्मॉल t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, A1 A2 आ गया और t का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखना क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशंस, ठीक है। ये ऐसे बनेगी, V = आ जाएगा हमारे पास, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया A1 A2 और इंटू में t, यानी कहने वाला A1 A2 और इंटू में आ गया t, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा √A1 A2 और ये आ जाएगा t - स्मॉल t। तो इसको घटाओगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का बन जाएगा कैंसिल और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया, A1 A2 और t, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को ऐसे करना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाती है और सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिख लो। अब एक एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक अच्छा वाला क्वेश्चन याद आया मुझे कि अगर हमारे पास x = दिया है, मान लो 2t² + 3t + 5 दिया है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। और y = दिया है हमारे पास 5t² + 6, ऐसी कोई दो फंक्शन दिए है x में और y में, ठीक है। तो आपको पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक है, जो नेट एक्सेलरेशन है वो पूछा है। तो कैसे करोगे, और टाइम t = मान लो 2 सेकंड पर पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, देखो ध्यान से, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है। ये एक्सिस x में हो रहा है, ऐसे चेंज y में हो रहा है। तो यहाँ से मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Vx आ जाएगा, और वापस डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि ये x में चाहिए तो ये हो जाएगा डबल, ठीक है। और ऐसे कैसे अगर मुझे y में चाहिए तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, ठीक है। तो एक बार करूँगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, Vx आ गया हमारे पास 4t + 3, ठीक है। और Vy कितना आ जाएगा हमारे पास 10t, ठीक है, 10t आ गया। अब इसका वापस करूँगा तो Ax कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और Ay कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। अब ये x है, आपको क्या पूछा है, नेट पूछा है, ठीक है, नेट पूछा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करोगे क्या, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये किस में है, x में है, ये x में 4 है और y में 10 है। तो आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर दिया 14 हो जाएगा, गलत है। इसका जो दोनों का है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका अगर मुझे नेट निकालना है तो आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास वेक्टर फार्मूला ये है, ये बन जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 116, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो ऐसे सवालों को ऐसे करना है, ठीक है ना, लिख लो ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन अंडर द ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी मोशन किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हो रही है। कहने का मतलब अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये चौक है, ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगी, यानी कहने का मतलब ये ग्रेविटी के फील्ड में क्या हो रहा है, मोशन हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, g के,
ठीक है ना। जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, आप आगे पढ़ोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 9.8, या हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में 10 मानेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले जब ये इक्वेशंस लगाएंगे जिसमें हम ए की वैल्यू जी लेंगे, ठीक है, उस पढ़ने से पहले हम एक साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है, कोई नहीं, सिंपल है ये हमारे पास, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्वांटिटी है, आप देखो मानने को कुछ भी मान सकते हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन अगर आप एक तरफ पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरी तरफ आपको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्वांटिटी है, अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे जितनी भी क्वांटिटी होगी वो आपको क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव। पूरी जितनी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, पूरे क्वेश्चन तक आप जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करोगे, वहाँ पे हर जगह आपको ये साइन कन्वेंशन सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ों को ऊपर मान रहे हो पॉजिटिव, कुछ को नीचे मान रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मेरा ये रूल है कि सबसे पहले ऊपर जितनी भी है क्वांटिटी उसको पॉजिटिव मान लो, जो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव मान लो, यहाँ पे नेगेटिव मान लो, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मान लो। आप माने को यहाँ पे पॉजिटिव मान सकते थे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव मानना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव मान रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव। आप यहाँ पे पॉजिटिव अगर मानते हो तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, जितनी भी क्वांटिटी लोगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यही है, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉलो कर दो कि अगर मैं ये वाला रूल अपनाऊँ, सही है, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स है कि अगर ऊपर है तो पॉजिटिव मानना, ये ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ये हमने ऐसे एज्यूम किया कि अगर मैं पॉजिटिव ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव मानूंगा, नीचे जा रही है तो नेगेटिव मानूंगा, इस तरफ जा रही है तो नेगेटिव, इस तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, बस ये है कि अगर इस तरफ पॉजिटिव मान रहे हो तो इस तरफ नेगेटिव मानना, ये इसका रूल है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन है जब हम इक्वेशंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ केस ले लेते हैं ग्रेविटी वाले, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार कि क्या मैं इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए क्या ये इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या। जितनी भी काइनेमेटिक्स के भी हमने इक्वेशंस देखी, ठीक है, क्या वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अभी हमने लिखा कि जो जी की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट लगभग 10 के इक्वल होती है, और ये क्या रहती है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअल में तो जैसे अर्थ से हम ऊपर जाएंगे या दूर जो भी है डिस्टेंस होगी तब तो ये जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन हम सारी चीज़ें किस पे देख रहे हैं, अर्थ पे ही देख रहे हैं। और अगर मान लो कि पार्टिकल एक अर्थ से में हाइट पर जा रहा है तो वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके कंपेरिजन में जी की लगभग 10 वैल्यू ऑलमोस्ट 10 ही रहती है, कोई बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, लगभग हम 10 ही मान सकते। अगर ऐसे बस कोई मानते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक बॉल को फेंका मैंने ऊपर यू से, वो हाइट एच चला गया, ठीक है, और ये हाइट है जो कि बहुत छोटी है, जो यहाँ पे अर्थ की रेडियस से। तो जब आगे पढ़ोगे आप तो यहाँ पे जी जो डैश आएगा वो लगभग इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी के ही, जो यहाँ पे सरफेस पे होता है अर्थ के उतना एच हाइट पे होगा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, लगभग 10 मान सकते हैं। अगर हाँ ये हो सकता है कि अगर हम मान लो कि एच की वैल्यू मान लेता हूँ 2r, आर क्या है अर्थ की रेडियस है, तब तो यहाँ पे जी चेंज हो जाएगा, तब आप ये वैलिड इक्वेशंस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तब आप ये इक्वेशंस नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे जो एच है वो बहुत छोटा है इस अर्थ की रेडियस से, तो हमारे पास जो जी डैश आएगा इस हाइट पर या हर पॉइंट पर देखूंगा मैं तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जी चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हर जगह मैं यहाँ पे इक्वेशंस लगा सकता हूँ काइनेमेटिक्स की, ठीक है ना। तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं, एक बार देखो, ठीक है। सबसे पहले हम डाउनवर्ड पढ़ते हैं, ठीक है ना, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन ये है, ध्यान से देखो कि एक हमारे पास बॉल है, ठीक है, यू वेलोसिटी से नीचे फेंकी मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइट बाद, ठीक है, यहाँ पे वो बॉल होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, नीचे वी मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इनिशियल यू थी, फाइनल वी है, एच हाइट बाद, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशंस लिखते हैं पहले, ठीक है। पहली इक्वेशंस हमने क्या पढ़ी थी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। आपको पता है यहाँ पे ए क्या होगा, जी होगा, ठीक है। और अभी हमने बताया
कि ग्रेविटेशन हमेशा एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पे मैं जी लूँगा माइनस, क्योंकि अभी हमने देखा ना, हमने अभी साइन कन्वेंशन से देखा कि नीचे वाली जितनी भी है मैं मानूंगा, क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव और इस साइड वाले को नेगेटिव और इस साइड वाले को पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी एक्सेलरेशन को जी को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यू की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है, डाउनवर्ड, नेगेटिव मानूंगा। वी की डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू, और यहाँ पे माइनस जी और टी कॉमन ले लोगे तो आप वही आ जाएगा यू प्लस जी टी, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशंस बनी किसके, मोशन अंडर द ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा केस है हमारे पास एस वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस क्या हुआ है हमारे पास, हाइट एच है। अब ध्यान से देखो इनिशियल में यहाँ पे थी, नीचे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, नीचे होगा ना। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस एस लेना पड़ेगा, ठीक है। यू कितना है, नेगेटिव है, टी ये माइनस जी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ ये, तो माइनस वैसे भी कॉमन ले लो, एच आ जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये इक्वेशंस बनी। और तीसरी इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, ठीक है, वो डायरेक्ट आप वी स्क्वायर लिखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस टू माइनस जी लिखोगे और माइनस एच लिखोगे, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू जी एच। ये थर्ड इक्वेशंस हो गई, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशंस क्या थी, एस एन एथ वाली, ठीक है। एस एन एथ वाली क्या थी, ध्यान से देखो एक बार, यहीं पे लिख देता हूँ, एस एन एथ वाली वो क्या थी, ध्यान से देखो, ये हो जाएगी हमारे पास यू, यू क्या नेगेटिव है, माइनस यू। और देखो ध्यान से एस एन एथ वाली कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा नीचे होगा, तो आप ध्यान से देखो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस यू हो जाएगा, और ये टी, सॉरी टी यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगी, माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आई एन एफ वाली, यानी कि जो डाउनवर्ड मोशन हो रही है ग्रेविटी के अंडर, तो डायरेक्ट आप ये इक्वेशंस लगा सकते हो, डायरेक्ट बिना सोचे आप डायरेक्ट ये इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड है। अब हम आते हैं अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड मोशन, ठीक है। अपवर्ड मोशन में यही है कि एक हमारे पास बॉल है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यू से ऊपर फेंका, एच हाइट बाद यहाँ पे होगी, इसकी मान लो वेलोसिटी है ऊपर ही होगी, वो है वी है, क्या है, वी है, एच हाइट। तो यहाँ पे भी इक्वेशंस क्या बनेगी, ध्यान से देखो, पहली इक्वेशंस क्या बनेगी, सिंपल है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी पॉजिटिव, यू नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे जी नेगेटिव। अब देखो एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे, पहले ई क्या है, यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, और जी की भी डायरेक्शन कहाँ पे है, सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉडी है वो अब क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, तो यू से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है ना, ज़्यादा आएगी, तो जो वी की वैल्यू होगी वो यू से ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, यू की वैल्यू है उसमें ऐड हो रहा है, तब जाके वी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि यू से वैल्यू इसकी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, मोर देन जी टी, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो जी लग रहा है, जी कहाँ पे लग रहा है, नीचे लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है ऑपोजिट है तो क्या होगी, रिटार्डेशन होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी की यू है वो क्या होगी, वी से ज़्यादा होगी, यानी कि जो वेलोसिटी है क्या होगी, ऊपर जाते जाते एक्सलेट सॉरी कम होगी, तो ये कम होगी, तो यानी कहने का मतलब है इस केस में जो हमारे पास है u होगा वो v से ज़्यादा होगा, और इस केस में हमारे पास है जो v होगा वो u से ज़्यादा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेट हो रही है, यहाँ पे डी एक्सलेट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ध्यान से, u है उसमें से घट रहा है माइनस जी टी, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट सेकेंड इक्वेशन देखें, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस की जगह पे मैं क्या लिखूँगा बताओ, एस की जगह पे देखो हाइट ऊपर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव मानूंगा, एस इजिकल टू यू की भी पॉजिटिव टी, ठीक है, जी तो नेगेटिव तो ये माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, ये हो जाएगा सिंपल है, वी स्क्वायर जी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव करोगे भी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, प्लस टू जी की माइनस और एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब की बार हो जाएगी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि u की वैल्यू में घट कैंसिल हो रही है, यानी कि घट रही है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी,
ठीक है। और एस एन एथ वाले के लिए भी आप लिख दो, ये क्या आ जाएगा, ऊपर जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में आएगी डिस्टेंस एन एथ वाली, ठीक है, तो वो क्या है, पॉजिटिव है, तो एस एन एथ वो पॉजिटिव रहेगी, यू पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ माइनस जी बाई 2n-1, ठीक है। तो ये इक्वेशंस लगानी है, जब अपवर्ड मोशन हो रहा हो ये लगाओ, डाउनवर्ड हो ये डायरेक्ट, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बनाई है आप डायरेक्ट इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है ना, जब ये केस बन रहे हो हमारे पास, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें केसेस देखते हैं, ठीक है, लिख लो। यहाँ पे एक केस देखते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इस बॉडी को कुछ भी बॉल मान लेता हूँ, यहाँ से यू से ऊपर फेंका, ये बॉडी कैसे मूव करेगी, ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0, रुक जाएगी, फिर वापस ये नीचे आ जाएगी, वापस यहाँ पे आ जाएगी ये बॉडी, ये ना वी से नीचे आएगी, ठीक है। अगर सिमेट्री है तो जितना वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगी। अब देखो मैं ये बोलता हूँ, ये अगर मैं ए बी और सी, अगर ए से बी मान तो क्या ये अब वही हो गया ना अपवर्ड वाला केस, ए से बी तक का कौन सा है, अपवर्ड वाला केस है, ठीक है, और बी से सी वाला है डाउनवर्ड वाला केस है, ठीक है। तो जब अपवर्ड वाला केस है हमारे पास, तो देखो ध्यान से, क्या मैं वो इक्वेशंस लगा सकता हूँ अपवर्ड वाले के लिए और डाउनवर्ड वाले के लिए भी मैं लगा सकता हूँ। मुझे ये बताओ, क्या ए बी और सी तक पूरे इस मोशन तक क्या मैं लगा सकता हूँ इक्वेशन, एक बार सोच के बताओ, क्या मैं ए बी और सी इस पूरे इस पाथ के लिए मैं क्या काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकता हूँ क्या, ठीक है। तो एक बार सोच के बताना। तो इसका आंसर है बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैंने एक ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तब मैंने बच्चे से पूछा था कि क्या मैं इस पूरे के लिए लगा सकता हूँ, तो उसके दिमाग में यही आया कि ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन, नीचे आ रहा है, सॉरी ऊपर लग रहा होगा, इससे ऐसे आभास हुआ, और यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा है तो इसको नीचे लगा हुआ। तो इसने बोला कि सिर्फ ए से बी में लगा सकता हूँ अलग से, और बी से सी में लगा सकता हूँ, जो गलत बात है, ठीक है। गलत इन द सेंस कह सकते हैं कि आप लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, लेकिन ये बात है कि ए बी सी से हम लगा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखना पूरे मोशन के अराउंड, पूरे मोशन के जो दौरान है हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो जी लग रहा है, कांस्टेंट है, और वो उसकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम और वैल्यू सेम। तो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना कि नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस पूरे मोशन के अराउंड। तो आप इस ए बी सी के अराउंड आप इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास केस है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चंस में नोट करके लिख देना, इफ गिवन दैट अ ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल्स या ड्रॉप या फॉल्स, ऐसा कुछ लिखा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो u है वो 0 मानना है। कहने का मतलब वो रेस्ट से शुरू हुई है, ठीक है। कहने का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कौन से की है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जब आपको क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा नहीं बोला होता है कि इसकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, आपको कभी ये डायरेक्ट दिया होता है कि फ्री फॉल हो रही है, या ड्रॉप किया मैंने, या फॉल्स किया है, तो आपको ये याद रखना है कि इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लिख लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, देखो ध्यान से, अ स्टोन फॉल्स फ्री फॉल। यहाँ से हमारे पास एक बात आती है दिमाग में कि इक्वल क्या दिया है, 0 अंडर द ग्रेविटी यानी कहने का मतलब है जी, ए की वैल्यू क्या है, जी है, ठीक है, ये दिया है। इट्स कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन ये रिलेशन बताना है। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी है, ठीक है, यही बना देते हैं, जिसका यू क्या है, 0 है, ठीक है, स्टोन है, ये हमारे पास स्टोन है, इसको u इजिकल टू 0 से क्या किया है, ड्रॉप किया गया है। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेकेंड h1 की, यहाँ 5 सेकेंड में h2 और h3 5 सेकेंड, ये ठीक है ना। ये 5 सेकेंड की बात की है इसने, तो अपन को रिलेशन बताना है कि h1 h2 h3 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो ना, कैसे देखोगे, ध्यान से देखो कि ऐसे सवाल को करना है। तो आपको इनिशियल दिया है, एक्सेलरेशन यहाँ पे लग ही रहा है, एक वैल्यू जी है नीचे, ठीक है। तो आप इक्वेशंस डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। इक्वेशंस ये है कि s इजिकल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं ना इक्वेशंस, ठीक है। हर जगह यहाँ से इनिशियल से लेकर यहाँ तक पूरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं तीनों के लिए भी लगा सकता हूँ ना, इसके लिए भी लगा सकता हूँ, इसके लिए भी लगा सकता हूँ, इसके लिए भी लगा सकता हूँ, इसके लिए भी लगा सकता हूँ और पूरे के लिए भी लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पर यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके लिए लगाते हैं, तो h1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। h1 यू कितना है, 0 है, तो 0 होते ही हमारे पास ये तो 0 हो गया, हाफ कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है, जी है, ठीक है, ए की वैल्यू जी है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ये डाउनवर्ड है, तो जब हमने इक्वेशंस लिखी थी तो वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी कैंसिल हो जाता था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, जी 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया इसमें 25/2 जी, यही आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस पूरे के लिए लिख लेता हूँ, H2 कितना आ गया, सॉरी इसके लिए मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास H1 प्लस H2, वो कितना आ जाएगा, देखो यू तो इसके लिए भी 0 है, क्योंकि अगर मैं पूरे के लिए लिख रहा हूँ तो यू तो 0 ही लिखना पड़ेगा ना इस पूरे के लिए, तो ये 0 है तो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ जी, और टाइम कितना हो गया 5 और 5 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास इसमें H2 आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 100/2 जी, माइनस H1 आ जाएगा इस तरफ और इसकी वैल्यू कितनी थी 25/2 जी, जो कि हो गया 75/2 जी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। H3 क्या आ जाएगा, तीनों के लिए लगा दो ना, H1 प्लस H2 प्लस H3, वो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ जी और 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, 555, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो H1 H2 की वैल्यू यहाँ से थी कितनी थी 100/2, ठीक है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट H3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, यानी कि इसका होता है 225/2, ठीक है जी, माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 100/2 जी, ये आ गया 125/जी, सॉरी 2 जी, ये थर्ड इक्वेशंस। तो यहाँ से अब रिलेशन नहीं देखना है हमें, H1 आ गया, H2 आ गया, H3 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, क्या कर दो, ध्यान से देखो, इसको क्या मान लो, मैं H1 मान लेता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × H1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करो 25/2 जी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 25/2 यानी कि 5H1, कितना हो गया 5H1, ठीक है। तो हमारे पास H2 आ गया, कितना आ गया, H2 आ गया हमारे पास 3H1, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना रेशियो आ गया, H1 कितना आ गया, H1 आ गया H2/3, और यहाँ से इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये H3 आ जाएगा 5H1, यहाँ से आ गया H1 = H3/5, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन से देख लो दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आ जाएगा H1 = H3/3 H2 है, सॉरी है ना, मैंने सही लिखा है ना, हाँ 3/5, कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ये मेरे पास ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को इस टाइप से करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, देखो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है, तो मैं आपको देखो इस इक्वेशन को लगा रहा हूँ, तो मुझे यू दिया 0 पहले से, तो मेरा ये पूरा टर्म्स क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास पता है कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन ईजिली सॉल्व हो सकती है। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं u = 0 नहीं मानूँ, इसका मानूँ, देखो इसको इस सवाल को दो तरीके से कर सकते थे कि आप यहाँ से H1 आ जाता, H2 आप क्या करते, यहाँ से v निकालते, वो इसके लिए क्या हो जाती है H2 के लिए, ये इनिशियल हो जाती, ये फाइनल हो जाती, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है इस कंपेरिजन में, तो ये सिंपल है, ठीक है ना। तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास सवाल है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है इसमें। 2 पार्टिकल्स 1 and 2 आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियस विथ v1 and v2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनाते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक है, क्या दिया है, पार्टिकल 1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल इज ऐसे, ये हमारे पास है, ठीक है, जो क्लिफ है, ठीक है ना, इसके हाइट h से यहाँ से प्रोजेक्ट किया है v1 से, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट 2 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से बॉटम से v2 से सेम टाइम पर प्रोजेक्टेड किया है, ठीक है। क्या लिखा है, हाँ, इफ़ द बॉडी आर मीट, ठीक है, इफ़ द बॉडी आर मीट यानी कि आपको पता है ये ऐसे करेगी और ये ऐसे करेगी,
अगर ये मीट करती है अबव द टॉप ऑफ क्लिफ, कहने का मतलब इस क्लिफ के ऊपर, ये जो हमारे पास क्लिफ है, ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पे करती है, तो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं। क्योंकि ये हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लो कि हमने, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं S1, यहाँ से कितना S1 हाइट पर इन्होंने मीट किया है, यहाँ से मीट। तो इसका पूछा है कि टाइम कितने बाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि कितने टाइम बाद ये इस क्लिफ है जो भी यहाँ से ऊपर क्या करेगा, मीट करेगा। और दूसरा केस है कि यहाँ पे सेकंड है बिटवीन, एक यहाँ पे हो सकता है, तीसरा है बिलो द बॉटम, जो बॉटम इससे नीचे भी तो कर सकता है कि यहाँ से मान लेते हैं ये यहाँ पे इसको नीचे फेंका होगा, तो यहाँ पे भी जाके कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी, ये भी केस बन सकता है, ये यहाँ पे आई होगी और यहाँ पे फेंकी होगी, तो वो हमें टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, ठीक है ना। ए पार्ट ध्यान से देखो, मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से क्या है S2 है, और यहाँ से हमें डेटा आ गया कि S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है ना। H हमें दिया है, तो मुझे S1 और S2 फाइंड करना है। तो S1 कैसे आ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन S1 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे थी बॉडी, यहाँ पे गई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट S1 हुआ, और इनिशियल में वेलोसिटी V1 थी, ठीक है, टाइम T लगा होगा, आपको पता है इन दोनों को टाइम तक T लगा होगा सेम, ठीक है ना, टाइम T लगा होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा, और G नीचे लग रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ GT², ये आएगा। ऐसे एज इट इज़ S2 के लिए लिखेंगे, S2 के लिए आ जाएगा हमारे पास V2T, और क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस हाफ GT²। क्या यही बनेगी ना इक्वेशन, सिंपल है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमको पता है, ये तो हमने माने S1 और S2 तो हमने माने, इसके एक्चुअल में आपको डेटा क्या दिया है, H दिया है, तो S के फॉर्म में आना चाहिए। मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 से घटा देता हूँ 1, ठीक है ना, घटा दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा H, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस V1 और T, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, P आ गया, हाँ H/V2 माइनस V1, ये आ गया। ए वाला केस है, ठीक है, ये कौन सा केस है हमारे पास, ए वाला केस है। बी वाला केस भी ले सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये वाला है, तो बी वाला केस बन जाएगा, पहले इतना लिख लो फिर बी वाला केस देखते हैं। अब बी वाला केस देखते हैं, बी वाला क्या बोला है कि हमारे पास ये है, यहाँ पे कहीं मीट करें, V1 से हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से V2 से किया, यहाँ पे मान लो मीट की, तो उन्होंने बोला है ना, यहाँ पे हाइट H है ही, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ से मान लेता हूँ S2 मान लेता हूँ, और यहाँ से कितना मान लेता हूँ S1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे प्रोजेक्ट की। तो ध्यान से देखो, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, S1 प्लस S2 जाके कितना होगा, H होगा, ये यहाँ से S1 माना है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ से अब डेटा आ गया हमारे पास S1 प्लस S2 = H, ठीक है। अब दूसरा है कि अब इसके लिए इक्वेशंस लेंगे, इसके लिए S1 क्या हो जाएगा, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, तो हमें S1 क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का U, V1 है ऊपर ही है, V1 × T, ठीक है, नीचे G लग रहा है तो माइनस हाफ GT², ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं माइनस घटा दूँ तो एक बार यहाँ से माइनस हटा देते हैं, तो ये माइनस हटा दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ GT² माइनस V1T, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस ये है, देखो यहाँ पे ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसके लिए आ जाएगा S2 = कितना आ जाएगा, ये S2 हमारे पास V2T, ठीक है, और माइनस हाफ GT², ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है, ठीक है। तो आप ऐड करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 + 2 क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये ऐड करोगे तो H बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वही आ जाएगा V2T माइनस V1T, तो टाइम वही आ गया H/V2 माइनस V1, ठीक है, टाइम वही आया, ठीक है। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में भी करें। अब तीसरा केस ये बनता है, केस ये है कि अगर ये बॉटम के नीचे भी हो, तीसरा केस देखते हैं, एक बार ये लिख लो फटाफट, तीसरा केस देखते हैं इस सवाल में, ठीक है, लिख लो।
अब सी वाला केस ये है कि अगर हमारे पास ऐसा है, ये हमारे पास क्लिफ है, यहाँ से V1 से प्रोजेक्टाइल किया, यहाँ से मान लेता हूँ मैं, इस पूरे को मान लेता हूँ यहाँ से कितना मान लूँ, S1 मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे मीट किया अब की बार, और यहाँ से वही बॉल है, ठीक है, यहाँ पे मीट की होगी, मान लेते हैं यहाँ पे मीट किया, तो ये V2 से फेंका गया था, ठीक है, हाइट, और इसका मैं मान लेता हूँ, कितना मान लूँ, S2 मान लो, इसका S1 माना, S2। तो ध्यान से देखो, मैं अगर S1 में से S2 को घटा दूँ तो वही आएगा केस, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। S1 में से S2 घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ये हमें पता है। तो इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। ये बन जाएगी हमारे पास, नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो -S1 इजिकल टू V1t माइनस जी टी स्क्वायर बन जाएगा। तो S1 आ जाएगा हमारे पास V1t माइनस का आ जाएगा और प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन से ये हो गई। और दूसरा केस क्या बना हमारे पास, S2 क्या बन जाएगा, S2 नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव, देखो ध्यान से, ये नीचे डिस्प्लेस हुई है तो ये माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा V2t, ठीक है, V2t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 2 क्या करना है, एड ही तो करना है, तो हमारे पास H हो जाएगा, तो 1 + 2, तो H आ गया और वही आ जाएगा V2t माइनस, सही लिखा है क्या मैंने, S1 माइनस S1 V1, हाँ यहाँ पे माइनस का है ना, माइनस का है तो माइनस का V1 ये आ जाएगा, तो T वही आ गया हमारे पास V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल था, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ये जो क्लिफ है इससे ऊपर मीट कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं और बिलो कर रहे हैं, तो इन तीनों केस के लिए हमने देखा, सबसे पहले 1 के लिए देखा, तब हमारे पास यहाँ पे तो मैंने यहाँ से डिस्टेंस मान ली, इसको यहाँ से माना और जो भी इक्वेशंस बन रही थी और उनको सॉल्व किया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, बस अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अप्रोच करना आ रहा है तो ये सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक बार ये भी पॉइंट लिख दो और आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। एक नोट करके पॉइंट लिखना, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट है, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो कि हमारे पास एक आदमी है, ठीक है, डिफरेंट केस में फेंक रहा है बॉल को, ठीक है। एक तो है कि हमारे पास इस बॉल को नॉर्मली छोड़ रहा है, यानी कि U की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ से आने में टाइम कितना लगेगा, T लगेगा, मान लो इस ग्राउंड तक पहुँचने में टाइम T लगेगा, हाइट H ही है। और दूसरा वही आदमी है, ठीक है, ये इस बॉल को ऊपर फेंक रहा है U से, ठीक है, और इसको टाइम आने में लग रहा है T1, ठीक है ना। इस बॉल को ऊपर फेंक रहा है और वो का वही आदमी सेम हाइट पर है, हाइट H ही है, ठीक है ना। इस बॉल को नीचे फेंक रहा है U से और इसको टाइम लग रहा है T2। तो इनका रिलेशन होता है T1 और T2 और T में वो होता है T इजिकल टू √T1 T2, ठीक है। ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट याद रख लेना, आप सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है ना। रिजल्ट याद कर दो कि जब हमारे पास नॉर्मली U से रहेगा तो T था, ठीक है, और इनका दोनों का T1 T2 है। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, इसका T1 मान लो या T2 मान लो, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। U का मानना आपको T मानना है और वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों टाइम के मल्टीप्लाई के अंडर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो लिख लो ये फटाफट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो एक बार कि अ बलून स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आफ्टर 10 सेकेंड द पॉकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट विच रिचेज द ग्राउंड आफ्टर टाइम T सेकेंड। तो फाइन करना है आपको T सेकेंड। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, देखो ध्यान से कि हमारे पास ये ग्राउंड से एक है बलून, ठीक है, होता है बलून होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से U इजिकल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से। तो ये हमारे पास ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, बलून है, ये बलून है, ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से गया। अब क्या किया इन्होंने, कितने T इजिकल टू 10 सेकेंड बाद, ठीक है ना। अब इसने कोई पॉकेट था वो छोड़ा,
ठीक है, यहाँ से छोड़ा। तो ध्यान से देखना, ये 10 सेकंड बाद इसके पास एक्सेलरेशन था, तो क्या इसके पास वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? तो हम पहले सबसे पहले इसकी हाइट और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, देखो ध्यान से, v = u + at से, ठीक है। टाइम दिया है, एक्सेलरेशन अपन दिया है और u भी दिया है। तो यहाँ से u तो 0 हो गया, तो v = आ गया a 5 × 10 सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। यहाँ से कितना जा रहा होगा, 50 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रहा है। इसके पास क्या है, अंदर कोई आदमी है जो पॉकेट हाथ में रखा है और क्या कर देता है, ये छोड़ देता है। तो ध्यान से देखना, क्या ये 50 मीटर इस सिर्फ बलून की होगी, क्या इस आदमी की नहीं होगी, क्या इस पॉकेट की नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब ये छोड़ेगा तो पॉकेट की भी कितनी होगी इनिशियल में, 50 मीटर पर सेकेंड, वो भी कहाँ पे होगी, ऊपर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो यहाँ पे बॉल होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है जब ऊपर फेंकते हैं किसी बॉल को तो वो ऊपर जाके थोड़ी सी वापस ये नीचे आ जाती है, यहाँ पे गंद। और जितना ये टाइम लगा वो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और हाइट, ये हाइट यहाँ से ऐसे मान लो, तो ये तो वही वाला केस बन गया ना कि हम एक हाइट से किसी बॉल को यू से फेंकते हैं, तो ये वाली, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एच इक्वेशंस लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हाइट कितनी होगी, हाइट भी हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो हाइट आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट एस = यू कितना 0 है, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया है, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से देखना, बच्चे कुछ पूछते हैं कि इसका ऊपर कितना दिया है, 5 दिया है, नीचे जी लग रहा है। तो यानी कहने का मतलब इसके ऊपर नीचे 10 लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, तो कितना हो गया -5, यानी कि नीचे लग रहा होगा 5। तो ये गलत बात है। जो आपको ये दिया है एक्सेलरेशन, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दिया है। अब आपको इसमें जी को नीचे करके आपको नेट नहीं निकालना है, ये जो दिया है 5 वो एक्चुअल में आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दिया है, ठीक है ना। तो अब आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और t², टी कितना था 10 सेकेंड, यानी कि 100, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 50, तो s = कितना आ गया बताओ, ये कितना था 5 है ना, 5, तो 5 हो गया हमारे पास 50, 25, 250 मीटर, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 250 मीटर। समझ में आया, ये मेरे पास 250 मीटर का एच आ गया। तो इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशंस लगा दो। क्या लगाओगे कि ये पार्टिकल पहले इनिशियल यहाँ था फिर फाइनल है, तो हाइट नीचे आ गई और कितनी आ गई 250, ठीक है। तो ये आ गई -250 = ठीक है। इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है, 50 से ऊपर है, टाइम टी लगा होगा हमें पता नहीं, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा है, अब देखो, अब ये बलून से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया, बलून से क्या हो गया, कॉन्टैक्ट टूट गया। तो अब इसके ऊपर कौन लगा रहा है, सिर्फ जी लगा रहा है, इसके ऊपर जी नीचे लग रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा -g/t²। जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास -250t और ये -5t²। 5 कॉमन ले लोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गया, ये 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो t² बन जाएगा, ये -10t बन जाएगा और ये हो जाएगा -50 = 0। यहाँ से इक्वेशंस बन रही है हमारे पास, क्या बन रही है एक बार देखो, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, 50, अगर मैं इसको क्या करूँ 15, 5 करूँ तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा 10 ± √ कितना हो जाएगा 100 - 4 × 1 AC, ठीक है ना। तो 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 2, 10 का 100 हो गया 4, 50 प्लस हो जाएगा ना, तो टी आ जाएगा हमारे पास 10, कितना हो गया 200, 300 √ 300/2। तो अगर मैं 400 करूँ 100 करूँ तो प्लस माइनस है, ठीक है ना, प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लूँगा एक बार माइनस लूँगा। प्लस लूँगी तो हम क्या होगा, देखो 10 + 100 तो आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी 169, 200, देखो 225 15 का होता है, 225 15 का होता है, ठीक है ना। आप ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट सॉल्व कर देना, ठीक है, जो भी आएगा टाइम आप निकालते रहना, ठीक है ना। तो इस टाइप के सॉल्व को आपको ऐसे करना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे क्या कर लेते हैं, इसकी U0 मान लेते हैं, ठीक है ना, फिर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो ये गलत है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर इस बलून की ये क्या है कॉन्टैक्ट में है ना पहले, तो जितनी इसकी स्पीड होगी क्या उसकी भी इस जो भी हमारे पास स्टोन है या बलून जो भी फेंका हमने पॉकेट, इसकी भी तो उतनी की उतनी स्पीड होगी ना, ठीक है। तो हमने मान ली जितनी स्पीड थी इनिशियल में थी। अब देखो ये कॉन्टैक्ट छूट गया, अब इसके ऊपर कौन लगा रहा है, जी लगा रहा है।
तो अब ये ऐसे क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -250, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और मैंने आपको साइन कन्वेंशन से बताया है कि नीचे वाले जितनी भी है वो आप नेगेटिव लो, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो और एक सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिख लो ये। देखिए एक सवाल है, अ बॉडी स्टार्ट टू अ फ्री फॉल, कहने का मतलब 0 दिया, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी 0, ठीक है। द डिस्टेंस कवर बाय द इट्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन द रेशियो। कहने का मतलब ये है कि पहले सेकंड में कितनी चली, दूसरे सेकंड में कितनी चली होगी, तीसरे सेकंड में कितनी चली होगी, और इन सब का रेशियो क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या ये वो nth वाला केस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, nth वाला, क्या था, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी a2n-1 है ना, ये हमारे पास था, ठीक है। तो ये हो गया, u की वैल्यू 0 दी है, तो nth क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ a2n-1, सिंपल है। और आपको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो अगर 1 के लिए देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया कांस्टेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है nth वाला, 2n-1 पे, यानी कि जो रेशियो बनेगा nth वाला वो 2n-1, ठीक है, इफ़ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है तो यही बनेगा ना प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन, ठीक है। तो एक बार आपको क्या रखना है, 1 रखना है, इनकी वैल्यू 2 रखनी है, 3 रखनी है, सब वो रखते जाना है। तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा 1/1 फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो। ध्यान से देखो, 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 2-1 1, 2 रखूँगा 4-1 3, 3 रखूँगा 6-1 5, और ऐसे भी अगर आगे देखूँ, ठीक है। तो वैसे आंसर तो आ गया है हमारे पास, क्या आ जाएगा, कहने का लिए। तो ध्यान से देखो एक बार, ये क्या है 2n-1 है, ये क्या है, ऑड नंबर है, इसका जो भी आएगा नंबर वो कौन सा आएगा, ऑड नंबर। तो हमारे पास जो भी रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, पहले 1 3 5, और आगे भी अगर लिखूँ मैं, अगर 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 है ना, तो सबके लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑड नंबर का सीक्वेंस बनेगा, 1 3 5 7 है ना। तो ये एक प्रकार से हमारे पास ये हो गया एक स्टैंडर्ड, एक प्रकार से क्वेश्चन है कि जब हमारे पास स्टार्टिंग में फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना, फ्री फॉल हुआ यानी कि u की वैल्यू 0 है, और वैसे भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही है ग्रेविटी के अंदर। तो अगर जो उनका डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1 3 5, यानी कि अगर पहले 1 मीटर कर रहा है तो अगले जो नेक्स्ट सेकंड होगा पहला, उसमें कितना करेगा 3 मीटर, अगले जो नेक्स्ट और 1 होगा 1 सेकंड, इसमें कितना होगा 5 मीटर होगा। जैसे भी हमने एक क्वेश्चन देखा था 5 गैप वाला आगे देखा था, जिसमें हमारे पास एक आया था h1 = h2/3 h3/5। ध्यान से देखो, h1 मान लेता हूँ मैं, कुछ भी मान लेता हूँ, h1 मान लेता हूँ h, तो h2 क्या बनेगा, ये 3h बनेगा, और h3 क्या बना था हमारे पास 5h, ठीक है, यही बनाना। तो इसका अगर मैं रेशियो लूँ तो ये क्या आ रहा है 1 3 5 ही रेशियो आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 सेकेंड इतने सेकेंड, अगर आपके टाइम इंटरवल गैप सेम है, गैप क्या है सेम है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे इतने सेकंड पे इतने, अगर जैसे वहाँ पे लिया था 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, यहाँ पे लिया है 1 1 1, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 1 ही हो, 5 5 5 6 6 6 4 4 लोगे तो हमारे पास जो केस बनेगा वो रेशियो आएगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है 2n-1, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर देखिए क्वेश्चन है, एक पैराशूटिस्ट है, आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन पैराशूट ओपन इट्स रिटार्डेशन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही रीचेज ग्राउंड विथ अ स्पीड 3 मीटर पर, एट व्हाट द हाइट डिड हिट्स बेल आउट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप ऐसे करो, होमवर्क में ले लो, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में ले लो, ठीक है, मुझे कमेंट कर देना इसका आंसर क्या है, ठीक है। हमारे पास एक तो 91 मीटर है, एक 182 है, ठीक है, एक 92 है, सॉरी 298 है, और एक 150 है, ठीक है ना। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आप कमेंट कर देना जो भी राइट आंसर है, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। तो ये एक बार मैं समझा देता हूँ क्या बोला इन्होंने, कि एक हमारे पास आदमी था, ठीक है, एक हमारे पास आदमी ऐसे गिर रहा था, ठीक है, आपको पता है पैराशूट बंद है तो ये ऐसे ही गिरेगा, ठीक है। ये 50 मीटर नीचे आया, क्या आ गया 50 मीटर नीचे आ गया। अब इसने क्या कर दिया, पैराशूट को क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है ना, ये पैराशूट को खोल दिया इसने,
ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से ग्राउंड पे आ रहा है, इसकी वी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे आ गया, ये उतर गया, ठीक है ना। तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, आपको ये क्या फाइंड करनी है, हाइट, ठीक है, ये हाइट h डैश, ठीक, कर लोगे। तो ये करना सवाल एक बार, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अपना आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, ठीक है। हमने आज का ये जो लेक्चर दूसरा था, फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। आप एक बार इस लेक्चर को देखने से पहले आगे वाला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है ना, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप जब एक बार बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आपको बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कहाँ से हम इक्वेशंस लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आपके लिए लिखा था और नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। और आप बिल्कुल हमारे जो भी है ग्रुप वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। और जो भी DPP वगैरह है वो हम सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चंस दे दूँगा, उसमें DPP वगैरह है, ठीक है। तो लगभग टाइम हो गया है, एक डेढ़ घंटा समथिंग होने आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मस्त रहो, ठीक है, बाय।